नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 24 फरवरी से शुरू होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जापान की 4 दिवसीय यात्रा के लिए आज रवाना होंगे और जापान के टोक्यो, ओसाका और कोबे जैसे प्रमुख शहरों में स्थानीय उद्योगपतियों से एमपी में निवेश को लेकर संवाद करेंगे। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा स्थानीय निवेशकों, उद्योगपतियों को 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी करेंगे। इस दौरे में कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक, आईटी, आईटीएस और रोबोटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचे सहित पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर निवेश कराने पर फोकस होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं, महिलाओं और किसानों के रोजगार के लिए हमारी सरकार लगातार अभियान चला रही है। सभी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के साधन मिले, उनकी आय और क्षमता बढ़े। जापान तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई क्षेत्रों में काम करने वाला है। आगामी 24 और 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन होगा। हम ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए हमारे सभी प्रकार के वर्गों के लिए, खास करके महिला, गरीब, किसान, युवाओं के रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार अभियान चला रही है। निजी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, औद्योगिकरण में, खेती में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में व्यक्ति को अपने रोजगार के साधन मिले, उसके आय की, घर की, उसकी क्षमता बढ़े। ऐसे में हमारे इस प्रयास में ही मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार किए गए साल भर के अभ्यास के आधार पर कई सारे सेक्टर में मध्य प्रदेश अब बहुत अच्छी प्रगति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब मैं आज जापान जा रहा हूं तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, जापान टेक्नोलॉजी को लेकर भी और जापान आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके कई सारे सेक्टर में काम करने वाला है। आगामी 24-25 फरवरी को जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो उसकी दृष्टि से मुझे निमंत्रण देने भी है और वहां से टेक्नोलॉजी से लगाकर कई प्रकार के औद्योगिक घराने आकर के मध्य प्रदेश से जुड़े, ये निमंत्रण देने में जा रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की क्षमता, युवाओं की योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके अपने रोजगार के नए अवसर तलाशने में सरकार पूरी मदद कर रही है और हम ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, सभी को काम दिलाएंगे। मेरी अपनी ओर से सभी युवाओं को एक तरह से ये आश्वस्ति भी है कि आइए नए दौर में चलिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मऊ में संविधान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बंद करने का आदेश दिया था, फिर भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें मिलकर उस भयानक समुदाय को नष्ट करना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान व्यक्ति को मार डाला। आरएसएस और भाजपा राष्ट्र विरोधी है। लेकिन धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ, चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया
और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बयान कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। मैं सच बात ये बताना चाहता हूं, नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने ये कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताया। तो ये खुद ही देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग दूषित हुए। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तो शब्द वल्लभ भाई पटेल जी का लाया हूं, नेहरू जी का लाया हूं। और सभी ने मिलकर इस देश को जो बनाया, उन्हीं को ये लोग गालियां देते, उन्हीं को गोलियां मारे, उन्हीं को खत्म करे। तो इसीलिए आपको सोचना है, संविधान इसलिए बचाना है कि आप जो गरीबी में हैं, गरीबी के ऊपर आना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के मऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर बात की और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है और संविधान के लिए लड़ रही है। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी तरफ आरएसएस भाजपा संविधान के खिलाफ है, संविधान को कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। संविधान केवल एक किताब नहीं है, इसमें भारत की हजारों साल पुरानी सोच है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा कि देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी को संविधान पर मत्था टेकना पड़ा था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं
और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। यूसीसी लागू होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, इसलिए उत्तराखंड के अनुभव के आधार पर कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। देखिए, पूरे जिस प्रकार से आज लोगों का अभिमत आ रहा है, जिस प्रकार से देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड से अनुभव के आधार पर आगे उसकी कार्य योजना निश्चित रूप से बननी चाहिए। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा संविधान में लिखा गया है, इसलिए यूसीसी का होना अच्छा है। उत्तराखंड में यह लागू हो गया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की आपदा अब दूर होगी, यह सबको विश्वास है। पहला स्टेट बन गया है देश का जो यूसीसी इंप्लीमेंट किया है। हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो जब धर्मनिरपेक्षता है तो फिर किसी धर्म विशेष के लिए विशेष प्रावधान कैसे हो सकते हैं? और इसलिए यूसीसी का होना तो अच्छा है, होना ही चाहिए। उत्तराखंड आप बता रहे हैं जिस हिसाब से उत्तराखंड में लागू हुआ है, तो मैं बधाई देता हूँ। तो दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, आज आप आम आदमी पार्टी ने वो लॉन्च किया अपना, उसमें कह रहे हैं कि दिल्ली की आपदा अब दूर होगी, ये सबको विश्वास है। नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा जिले में दावेदारों ने पार्टी के फैसले का कड़ा विरोध किया। सुकमा में 18 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। वहीं बीजापुर जिले में भी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद महिला मोर्चा ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। यहाँ प्रत्याशी के नाम में संशोधन नहीं किए जाने पर चुनाव का बहिष्कार करते हुए
हुए सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी संगठन को महिला नेत्रियों ने दे दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि नाराज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मना लिया जाएगा। यदि किसी को दावेदारी करता है तो उसको यदि नहीं मिलता तो प्रथम निश्चय तो नाराजगी व्यक्त करता है, परिवार की बात है। लेकिन परिवार में है और हम सभी मिलकर के आपस में बैठ करके सबके साथ में बैठ करके इन सब विषयों की रणनीति बनाएंगे और हम हमारे परिवार के लोग तो बाहर के नहीं है, हम सबको मनाएंगे। सबको मनाया जाएगा। मैंने कहा सबको मनाया जाएगा और कोई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपन अंग हैं और उनके साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार को हम आगे तक बढ़ाएंगे। कांग्रेस की यात्रा पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और नेहरू परिवार बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने से पहले नेहरू द्वारा बाबा साहेब के अपमान के लिए क्षमा मांगे। नेहरू और कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान का अपमान किया है। यदि कांग्रेस को, राहुल जी को, नेहरू परिवार को अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मन बना है तो पहले वो नेहरू जी ने जिस प्रकार से अंबेडकर साहब को अपमानित किया उसके बारे में क्षमा याचना तो कर लें। इतिहास इस बात का गवाह है। अंबेडकर साहब को हर समय नीचा दिखाने का काम जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने किया। अंबेडकर साहब को जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी संसद में नहीं पहुंचने दिया, चुनाव हराने का काम किया। अंबेडकर साहब ने स्वयं मंत्री पद से इसी बात को लेकर इस्तीफा दिया था कि उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है, उनकी योग्यता का सही उपयोग नहीं किया जा रहा। इतिहास इस बात की पूरी तरह गवाही देता है कि नेहरू जी ने हर समय अंबेडकर साहब और उनके विचारों को अपमानित करने का काम किया। संविधान बचाने की बात राहुल गांधी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भाषणों में ये बात अच्छी लगती है, परंतु यदि वो सही रूप में इस तरह की बातें करते हैं तो इंदिरा जी ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान के संविधान को तिलांजलि देते हुए आपातकाल लगाया था, उसकी भी तो माफी मांग ले राहुल जी। निश्चित रूप से महू हम सबके लिए अंबेडकर साहब की जन्म स्थली तो है ही, पर उसके साथ साथ इस देश के संविधान के रचयिता की तीर्थ भूमि भी है। यदि वो वहां पर आ रहे हैं, वहां पर आकर यदि बातचीत कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो सबसे पहले नेहरू जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया है उसके बारे में क्षमा याचना करें, क्योंकि उन्हीं के तो वंशज हैं। नेहरू जी की परिवार की राजनीति रोटी तो ही तो वो सेक रहे हैं और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो राहुल गांधी जी का स्वागत करूंगा यदि उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती से जवाहरलाल नेहरू ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया था उसके लिए यदि उन्होंने क्षमा मांग ली तो मैं स्वयं राहुल जी का स्वागत करूंगा। उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि वो ये बात को स्वीकार करें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।